प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग शुरू करेंगे कक्षा 10वीं के भूगोल का पहला अध्याय। अब कक्षा 10वीं के भूगोल का अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस किताब का उद्देश्य क्या है आपके सिलेबस में होने का। इससे क्या है, सबसे पहली बात यह क्या है कि आप अपने पर्यावरण के बारे में जान सको, आपके पास क्या क्या उपलब्ध है, आप अपने देश के भूगोल के बारे में जान सको, यानी कि आपके देश में कितने राज्य हैं, वहाँ पे क्या क्या उपलब्ध है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पे कौन कौन से खनिज उपलब्ध हैं, इन सारी बातों को आप जान सको। साथ में अगर आपके परिवहन है यानी कि यातायात के साधन हैं तो कौन कौन से हैं, वो कितना फैला हुआ है, ये सारी बातें तमाम बातें जो है ना आप जान सको। इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि आपको आगे आने वाली क्लास के लिए एक बेस देना। जैसे कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किसी भी बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए उसकी नींव की आवश्यकता होती है, तो उसी तरीके से ये भी आपकी एक नींव है। यानी कि अगर आपने 10वीं क्लास के भूगोल को अच्छे से तरीके से समझा तो आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है। आखिर जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी सड़कें होती है, संभवतः अधिकतर जो सड़कें होती है लंबी दूरी की, वो एक दूसरे को समकोण पर ही काटती हैं। तो आखिर ऐसा ही क्यों है। और जैसे कि आप बार बार सुनते होंगे स्वर्णिम चतुर्भुज, तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, आखिर उसका नाम स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों रखा गया, तो ये सारी बातें आप इस भूगोल के कक्षा में जान पाएंगे। लेकिन आज के हम अपने इस वीडियो में जानेंगे संसाधन के बारे में, यानी कि इस अध्याय का नाम है संसाधन एवं विकास। अब अगर हम इस अध्याय की शुरुआत करें तो जैसे कि हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, आवास, उसके बाद अगर बात करें तो शिक्षा, परिवहन आदि, ये सारी आवश्यकताएं हमारे प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं। अब जैसे भोजन की आवश्यकता की बात करें तो भोजन हम लोग क्या करते हैं कि हम वही चीज़ एज इट इज़ तो खाते नहीं है। अब जैसे कि गेहूं है तो गेहूं को आप कैसे वैसे ही गेहूं खाने लगते हो, नहीं खाते हो ना। तो पहले उसका क्या करते हो, उसको पिसवाते हो, फिर उससे रोटी बनती है और फिर उस रोटी को हम खाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो वातावरण में, आपके पर्यावरण में जो भी वस्तु उपलब्ध है, उस वस्तु को आप क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। यानी कि कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब की पूर्ति कौन करता है, मानव यानी कि व्यक्ति। कैसे करता है, तो वो जो है ना संस्थाओं का निर्माण करता है, संस्थाओं का निर्माण करता है। अगर संस्थाओं की बात करें तो संस्थाओं में जैसे कि आप इसका उदाहरण ले सकते हो, कंपनी, विद्यालय, आदि बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पे कि जिसका निर्माण किया जाता है। और ये संस्थाओं के निर्माण से क्या होता है कि जो अनुपयोगी वस्तु होती है, अनुपयोगी वस्तु होती है। अब जैसे कि उदाहरण के लिए स्याही कहीं और होगी, प्लास्टिक कहीं और होगा, उसके बाद और भी तमाम तरह की चीज़ें होंगी, जैसे कि पैकेट्स हैं तो कागज़ अलग होगा। तो उन सारे चीज़ों को लेके क्या कर दिया गया, प्लास्टिक, स्याही और भी इसमें जो रुई इत्यादि जो फोम वगैरह जो डले होंगे या और भी कोई चीज़ होंगी, वो सारी चीज़ों को मिला के उसको क्या कर दिया गया, उपयोगी संस्थाओं की मदद से उसको उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर दिया गया। तो यानी कि अनुपयोगी वस्तु का तकनीकी के सहायता से, तकनीक या प्रौद्योगिकी के सहायता से
सहायता से क्या किया गया, तो इसको उपयोगी वस्तु बनाया गया, उपयोगी वस्तु बनाया गया। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई भी पत्थर ले लो, तो पत्थर क्या है, अपने आप में अनुपयोगी वस्तु है, लेकिन तकनीक की सहायता से यदि उसको मूर्ति बना दिया गया तो अब वो क्या हो गया, अब उपयोगी वस्तु हो गई। तो अब क्या है, वो हमारे लिए एक संसाधन है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण में उपलब्ध वह सभी वस्तु, वह सभी वस्तुएं, वह सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और इसके साथ साथ क्या, वो क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। और साथ में और क्या होना चाहिए, तो वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, यानी कि उससे आर्थिक उपार्जन किया जा सके, आर्थिक रूप से संभाव्य हो, संभाव्य हो। तो उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इन सभी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। यानी कि संसाधन क्या है, फिर से ध्यान दीजिए कि पर्यावरण में, अब पर्यावरण क्या है, अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर पर्यावरण क्या है। तो वह पर्यावरण में वो सभी चीज़, जैसे कि जलमंडल, स्थलमंडल और जीव मंडल, तीनों के जो सम्मिलित रूप है, तीनों का जो सम्मिलित रूप है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण में जो भी उपलब्ध वस्तुएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे मार्कर मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसी से मैं लिख रहा हूँ, तो ये संसाधन है। मैं आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए संसाधन हो, मैं आपके लिए संसाधन हूँ। और आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आप मेरे लिए संसाधन हो, क्योंकि आप मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो। तो यहाँ पे हम सब क्या है, एक दूसरे के संसाधन है। तो अब उसके बाद बात करें, शिक्षक भी क्या है, एक संसाधन है, क्योंकि वो आपको सेवा देते हैं, शिक्षा रूपी सेवा प्रदान करते हैं। और अगर बात करें कि एक इंजीनियर है, तो वह भी आपके लिए सेवा प्रदान करता है, तो वह भी एक संसाधन है। रेल, बस, ट्रक, जो भी आप चीज़ें देखते हो जिससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, वो सभी क्या है, संसाधन। लेकिन उदाहरण और उसमें क्या होना चाहिए कि वो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक मतलब हमारी संस्कृति, यानी कि परंपरा से चलती आ रही हो, या फिर उसको जो है ना एक लंबे प्रक्रिया के द्वारा उसको विकसित किया गया हो, या विकास के राह पे वो चल रही हो। तो वो सभी चीज़ें। और साथ में क्या है कि जब वो सांस्कृतिक रूप से मान्य है, सांस्कृतिक रूप से उसका विकास किया गया है, परंपरा से विकसित की गई है, तो वो क्या होगा कि आर्थिक रूप से उसकी कुछ संभावना होगी, यानी कि उसका कुछ ना कुछ मूल्य होगा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी, संसाधन कहलाएंगी। अब अगर बात करें हम संसाधन के वर्गीकरण की, तो संसाधन को मुख्य रूप 4 तरीके से आप बांट सकते हो। सबसे पहला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि किस तरीके से उसका ओरिजिन हुआ है, किस तरीके से वो उत्पन्न हुआ है। वो सजीव वस्तुओं से उत्पन्न हुआ है या निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न हुआ है, यानी कि उसमें जान है या नहीं जान है। तो इसको कहते हैं उत्पत्ति का आधार, यानी कि जैव और अजैव। जैव का मतलब है सजीव है, सांस ले रहा है तो वो जैव संसाधन है। अपने जैसे बच्चे को उत्पन्न कर रहा है तो वह एक जैव संसाधन है। यानी कि कह सकते हो इसके अंतर्गत पशु, पक्षी, पेड़, पौधे,
पौधे और मनुष्य, ये सभी क्या है, एक जैव संसाधन है। उसके बाद की अगर बात करें तो वह है अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तु, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, लोहा, सोना, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है, क्योंकि ये निर्जीव है। जैसे कि कुर्सी, टेबल, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। इसके बाद ये तो हुई उत्पत्ति के आधार पर संसाधन की बात हमने की। उसके दूसरा होता है समाप्यता, यानी कि जिस लिमिटेशंस जिसकी है या एक अनलिमिटेड अवेलेबल है, तो जिसको हम कहते हैं नवीकरणीय योग संसाधन और अनवीकरणीय योग। तो नाम में ही क्लियर है, नवीकरणीय योग जिसको नवीन किया जा सकता है, जिसको नया किया जा सकता है, नवीन मतलब नया किया जा सकता है, उसको नवीकरण योग संसाधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या फिर आपको जो जल प्राप्त है वो क्या है, एक नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि इसको विभिन्न माध्यम से आप बार बार प्रयोग करते रहते हो। उसके बाद बात आती है कि अनवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। तो अनवीकरण योग्य संसाधन किसे कहते हैं, जिसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। वह सभी संसाधन जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते या जिसको बनने में एक बहुत लंबा समय लगता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, तो ये सभी क्या है, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी की अगर बात करें हम, तो तीसरी कैटेगरी है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, मालिकाने हक के आधार पर। जैसे कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसका मालिक एक आदमी होता है, जिसको निजी स्वामित्व कह सकते हैं, या व्यक्तिगत संसाधन में आप कह सकते हो। व्यक्तिगत संसाधन में जैसे कि आपका मकान है, या आप का जो है ना कह सकते हो कि आपकी छत आपकी अपनी है, आपका कार हो सकता है, निजी कार, और भी जो है ना कई चीज़ें ऐसी होती है जो कि निजी संसाधन है या व्यक्तिगत संसाधन है। अब अगर उसके बाद की बात करें तो एक ऐसा भी संसाधन होता है जिसपे कुछ लोगों का अधिकार होता है, जिसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं, यानी कि पूरे समूह का अधिकार होता है। जैसे कि पार्क में आप ये नहीं कह सकते हो चल हट मेरा पार्क है, ये मेरे पिताजी का पार्क है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो पार्क जो है ना उस एरिया में, जिस एरिया में वो पार्क बना है, वो उस एरिया के सभी लोगों का है, उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का वो पार्क है। जैसे विद्यालय की बात करें तो विद्यालय भी जो है ना उस क्षेत्र में जैसे रहने वाले सभी का है। या आप बात कर सकते हो कि ये जो जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी एक सामुदायिक संसाधन है, एक तरीके से सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि ये जो है ना किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये आप सबका है। ठीक है, तो अब अगर आगे की बात करें हम, तो सामुदायिक संसाधन के बाद होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या है कि भारत के राजनीतिक सीमा के अंदर आने वाले वह सभी वस्तुएं जो कि भारत के अंदर हैं, और यहाँ तक कि भौगोलिक सीमा की अगर बात करें तो भारत के भौगोलिक सीमा कहाँ तक जाती है, एक तो राजनीतिक सीमा के बाद समुद्र में 12 समुद्री मील तक, और एक समुद्री मील होता है 1852 किलोमीटर के बराबर। इस तरीके से 12 समुद्री मील बराबर होता है लगभग 22.2 किलोमीटर। तो अब यहाँ तक क्या है कि जितनी भी यहाँ तक की संपत्ति है, यानी कि पूरे, अब उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारत के सबसे दक्षिणतम जो स्थलीय जमीन है वो है कन्याकुमारी, उसके कन्याकुमारी के बाद समुद्र है, तो समुद्र में आप 22.2 किलोमीटर आगे तक चले जाओ तो आप भारत के क्षेत्र में रहते हो। अगर उससे अलग चले गए तो आप जो है ना फिर वो उससे आगे अगर चले जाओगे तो वो श्रीलंका के क्षेत्र में चले जाओगे, और यही कारण है कि श्रीलंका जो है ना कई बार भारतीय मछुआरों को कैद कर लेता है, क्योंकि वो जो है ना श्रीलंका की सीमा में चले जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो कब श्रीलंका की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, और वो पहुंच जाते, उसको जो है ना श्रीलंका की सेना गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद बात आती है अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन किसे कहते हैं, वह सभी संसाधन जो किसी भी
राष्ट्र की संपत्ति नहीं है। तो अब राष्ट्र की संपत्ति नहीं है मतलब क्या कि समुद्र में लगभग 200 समुद्री मील के बाद का जो ज़मीन होता है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की है, यानी कि वो सभी देशों का है। और वो 200 समुद्री मील का जो क्षेत्र होता है उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। 200 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है वो किसी भी देश के समुद्री सीमा के 200 समुद्री मील के तक का जो क्षेत्र होता है उसे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। अब 200 समुद्री मील क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो भी देश हैं उनमें आपसी सहमति के द्वारा उस 200 समुद्री मील के ऊपर जो भी खनन इत्यादि का कार्य है या प्राप्त करने का कार्य है वो सभी किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन हैं। पहले वो कहते हैं हम जैव संसाधन। जैव संसाधन, जैव संसाधन में क्या हो जाता है सभी सजीव वस्तु, सभी सजीव वस्तु, यानी कि सजीव वस्तुएं जो भी होती है वो सभी क्या है, वह है आपका जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि, यानी कि इसमें पेड़ पौधे वगैरह भी आ जाता है। वो जितने भी कीट वगैरह हैं वो सब जैव संसाधन में ही आता है। अब जैव संसाधन के बाद है दूसरा क्या, अजैव संसाधन। अजैव यानी कि जिस जैव अजैव और लगने के बाद नकारात्मक भाव आ जाता है, यानी कि नेगेटिव फीलिंग आती है। तो अजैव संसाधन जो जैव नहीं है वही है अजैव। जो जैव नहीं है यानी कि जिसमें जीव का अंश नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, निर्जीव। निर मतलब नहीं और जीव निर्जीव। निर्जीव वस्तुएं जितनी भी होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, आपकी अजैव संसाधन। जैसे कि पर्वत, पठार, नदियाँ, ये सब है आपकी ये सब है अजैव संसाधन। अब अगर इसके बाद की बात करें तो दूसरे संसाधन का प्रकार है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर, तो समाप्यता के आधार पर आप संसाधन को फिर से दो भागों में बांट सकते हो। एक है नवीकरण योग्य, नवीकरण योग्य, नवीकरण योग्य यानी कि वह सभी संसाधन जिसको विभिन्न माध्यम के द्वारा, विभिन्न माध्यम जैसे तकनीक इत्यादि के प्रयोग से आप विभिन्न माध्यम के द्वारा जिसे फिर से प्रयोग कर सकते हो। एक बार प्रयोग करने के बाद, जैसे कि उदाहरण के लिए जल है, पानी है, पानी को आप से एक बार सब्जी धो लीजिए, उस सब्जी धोने के बाद जो पानी बचा उस पानी को आप छान के, उबाल के और विभिन्न माध्यम के द्वारा आप उसको पीने लायक भी कर सकते हो। तो ये इसलिए वो क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन है। इसका उदाहरण क्या है, जल, वायु, सौर ऊर्जा आदि। विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली इत्यादि भी नवीकरण योग्य संसाधन में ही माना जाता है। दूसरा है अनवीकरण योग्य, तो नाम से ही क्लियर है, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय या अनवीकरण कह सकते हो, अनवीकरण योग्य संसाधन। तो ये क्या है, जिसको हम फिर से दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते।
तो और नवीकरण योग्य संसाधन में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, आदि, लोहा, सोना, ये सब सभी क्या हो जाते हैं और नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। अब और नवीकरण या योग्य संसाधन जो है, और नवीकरण योग्य संसाधन जो है, ये भी दो प्रकार के हैं। एक को कहते हैं पुनः चक्रीय यानी कि रिसाइकल कर सकते हो, पुनः चक्रीय, जैसे कि इसमें धातु आ जाता है। और ये हो जाता है अचक्रीय यानी कि जो कि जिसको आप कह सकते हो अधातु यानी कि जैसे कि कोयला इत्यादि, इसको आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते। पुनः चक्रीय का मतलब क्या है, जैसे धातु, जैसे उदाहरण के लिए सोना, आप सोना लेते हो, सोना का आपने बनवाया हार और वो हार आपको पसंद नहीं आई, तो उस हार को आपने क्या किया, तोड़वा दिया और मम्मी के लिए कान का झुमका बनवा लिया। तो ये क्या हुआ कि धातु का आपने फिर से प्रयोग किया, यानी कि ये हुआ पुनः चक्रीय। और अचक्रीय का मतलब क्या है, जैसे कोयला है, कोयला का अगर आप एक बार प्रयोग कर लेते हो तो आप उसका फिर से दोबारा उसको फिर से कोयला नहीं बना सकते और ना ही उसका आप प्रयोग कर सकते, तो इसलिए वो क्या हो गया, अचक्रीय। अब नवीकरण योग्य संसाधन का भी इसी प्रकार से दो भाग किया जाता है। एक को कहते हैं सतत और दूसरा है प्रवाह। सतत और प्रवाह। सतत का मतलब जैसे कि वायु, सौर ऊर्जा, ये सब कभी आपको लगता है कि ये समाप्त होने वाला है? हाँ, ये अलग बात है कि कभी जाए ना एक गैस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे गैस की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन वायु कभी खत्म होने की संभावना न के बराबर है। सौर ऊर्जा भी ऐसा ही है, तो आप वायु और सौर ऊर्जा को कह सकते हो सतत ऊर्जा है, जबकि जल क्या है, प्रवाह है। ये प्रवाह हो रहा है, जल हो सकता है कि हमारी क्रियाकलापों की वजह से एक न एक दिन जल की समाप्ति हो सकती है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग क्या करते हैं कि नल से धीरे धीरे पानी टपकते रहता है, हम उसको उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन वही एक एक बूंद करके क्या होता है कि एक साल में हम लोग 1200 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। 1200 लीटर। अगर अब इस पे आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें आप पाओगे कि अगर एक घर में 1200 लीटर है, तो अगर 100 घर ने इसको बर्बाद किया तो 1200 गुना 100, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,20,000 लीटर। 1,20,000 लीटर 100 परिवारों ने ही पानी को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। कब? जब एक एक बूंद उनके नलके से पानी टपक रहा था, तो उस समय। लेकिन हम लोग तो इससे कई गुना ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं। हम में से कई लोग क्या करते हैं कि ब्रश लिया, ब्रश कर रहे हैं, पानी इधर बह रहा है। तो इस पे आपको और हमें सबको सतर्क होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह क्या है कि पृथ्वी के जल स्तर बहुत नीचे चले गए हैं। तो ये तो खैर आपके अवेयरनेस की बात मैंने की। अब आगे हम लोग इससे आगे जानते हैं और दो प्रकार जो है उसके बारे में जानते हैं। तो अब हम जाते हैं अगले को। तो जैसे अगला प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर इसमें सबसे पहला आ जाता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत यानी कि जैसे कि आप कह सकते हो, इसमें व्यक्तिगत का उदाहरण है आपका वह सभी संसाधन जो किसी एक व्यक्ति के मालिकाने हक में हो, यानी कि जिसका मालिक सिर्फ एक व्यक्ति हो। जैसे कि आप ये शर्ट है, इस शर्ट का मालिक मैं हूँ, तो ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जो किताब आप लोगों के पास है वो आपकी
आपके लिए व्यक्तिगत संसाधन है। जिस मकान में आप रहते हो वो मकान आपका क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। तो इसमें आप कह सकते हो कि मकान, दुकान, किताब, पेंसिल आदि। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम व्यक्तिगत संसाधन में रखते हैं, यानी कि वह सभी संसाधन जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या वो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा है यानी कि सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। स्वामित्व वाले सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन किसे कहते हैं? तो वह सभी संसाधन जिस पे किसी पूरे समूह का अधिकार हो, यानी किसी एक समूह का अधिकार हो, किसी खास समूह का अधिकार हो, यानी कि वहाँ रहने वाले सभी समूह के सदस्यों का अधिकार हो, उसे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन हम कहते हैं। जैसे सामुदायिक भवन, जिसको हम लोग पंचायत भवन भी कहते हैं। उसके बाद पार्क, बगीचा आदि। बगीचा वो भी कौन सा, जो कि पूरे समूह का हो, पूरे गांव का या फिर कॉमन जो होता है वो बगीचा सामुदायिक स्वामित्व वाले कहलाएंगे। अब जैसे कि मंदिर इसमें ले सकते हो आप, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सब क्या है, ये सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय क्या हो जाता है, राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन। राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन में कौन कौन से संसाधन आ जाते हैं? तो जो हमारे देश के राजनीतिक सीमा में आने वाली सभी वस्तुएं और प्लस 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, एक समुद्री मील बराबर 1852 किलोमीटर, 1852 मीटर। तो इस तरीके से 12 समुद्री मील का मतलब हो जाता है 22.2 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, तो 22.2 किलोमीटर, 12 समुद्री मील के तक जो भी चीज़ें हैं, जो भी संसाधन है, वो सभी राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन हैं। अब जरा एक प्रश्न आप लोग खुद से पूछिए कि क्या हमारा जो मकान है इस तरीके से, तो वो भी राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन है? हाँ, बिल्कुल है। अगर कभी भी भारत सरकार चाहेगी कि वो उस जगह पे रेल की पटरी लाना या फिर सड़क निर्माण करना, या फिर जैसे कि अभी कह सकते हैं मेट्रो का प्रोजेक्ट है, तो मेट्रो प्रोजेक्ट में कई सारे घरों को वहाँ से हटाया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत है। तो हालांकि उसमें सरकार क्या करती है, कुछ मुआवजा देती है, लेकिन उस संसाधन पे राष्ट्र का अधिकार है, यानी कि देश का अधिकार है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं। उसके बाद जो चौथा प्रकार है उसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन का मतलब क्या है कि वह सभी संसाधन जिस पे किसी एक देश या एक समुदाय का अधिकार न होके पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं उन सब का अधिकार है,
उस सभी उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन। इसके अंतर्गत आ जाता है समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र के 200 मील के बाद वाली जगह के बाद का जो संसाधन है वो सभी क्या कहलाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन कहलाता है। और 200 मील तक का जो क्षेत्र है उसी को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र हम कहते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। तो अब इसमें आप जैसे कि उदाहरण के लिए कह सकते हो कि प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में जैसे कि कह सकते हो प्रशांत महासागर में जो मछली पाई जाती है, मछली है या तेल के भंडार हैं या और भी कुछ है, मछली आदि जो भी मछली है, सीप है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले संसाधन है। तो स्वामित्व के आधार पर हमने समझा, और इससे पहले हमने समझा था क्या, तो समाप्यता के आधार पर संसाधन और उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। अब इसके बाद हम आधार पर संसाधन के प्रकार, तो इसमें सबसे पहला प्रकार है संभावी संसाधन, यानी कि जिसकी वह सभी संसाधन जिसकी संभावना है, प्रयोग की संभावना है लेकिन उसका अभी तक उस स्तर पर प्रयोग नहीं किया जा सका है, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। यानी कि वह सभी संसाधन जिसके प्रयोग की संभावना तो है लेकिन उसका अभी तक प्रयोग नहीं किया जा सका है, उस सभी संसाधन को हम कहते हैं संभावी संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या फिर आप कह सकते हो झारखंड में जो खनिज इत्यादि है, तो सौर ऊर्जा जैसे इसका जाना बहुत बड़ा, गुजरात हरियाणा आदि में इसका की संभावना है। गुजरात में पवन ऊर्जा का बहुत बड़ी संभावना, पवन ऊर्जा की संभावना बहुत बड़ी है, कहाँ, राजस्थान में, लेकिन इसका उस स्तर तक प्रयोग नहीं किया जा सका है। तो ऐसे संसाधन को हम कहते हैं संभावी संसाधन। विकसित संसाधन, तो विकसित संसाधन का मतलब तकनीकी रूप से जो संसाधन प्रयोग के लिए तैयार है उसे हम कहते हैं विकसित संसाधन। जैसे यातायात के साधन, यातायात के साधन जैसे रेल, बस आदि, ये सब जो है ना, वायुयान, ये सब क्या है, विकसित संसाधन के उदाहरण हैं। भंडार, वह सभी संसाधन जिसका प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी तक प्रयोग नहीं किया जा सका है, उसको हम कहते हैं भंडारित संसाधन या भंडार संसाधन। जैसे कि उदाहरण के लिए जल, या जिसको आप कहते हो H2O, नाम से ही क्लियर है। H2O में दो गैस है, एक है H और दूसरा है O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही दहनशील गैस है, यानी कि जलने वाली गैस है बहुत ही ज़्यादा। और जबकि अभी जो हम प्रयोग करते हैं LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी तुलना में अगर इसको तुलना करें, यानी कि हाइड्रोजन की तुलना अगर इससे करें LPG से, तो ये जो है ना हाइड्रोजन LPG की तुलना में 1000 इंटू 1000 कर दोगे, तो यानी कि जितना 1000 किलो से ऊर्जा मिलेगी, जितनी ऊर्जा उतनी ही एक किलो हाइड्रोजन से ऊर्जा मिलेगी। तो यानी कि 1000 गुने का अंतर है। ऑक्सीजन की बात करते हैं अब, जैसे कि कोविड के टाइम में आपने देखा, कोविड का जब सेकेंड म्यूटेंट आया, सेकेंड वेव आया, तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत अधिक किल्लत है। जबकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर का लगभग 71% हिस्सा पानी से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है, और जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। और उसके बाद हमारे वायुमंडल में भी 21% ऑक्सीजन है,
तो इसके बावजूद भी ऑक्सीजन की किल्लत क्यों है? ऑक्सीजन की किल्लत इसलिए है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी उतना विकसित नहीं है कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग करके उसका प्रयोग कर सके। अब बात करते हैं, उसके बाद है संचित कोष। संचित कोष ऐसे संसाधन हैं जिनका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। भविष्य में अभी प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे उड़ीसा में उपलब्ध होने जो खनिज है, उड़ीसा के खनिज यानी कि मिनरल, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो मिनरल, और बांध का जल, नदियों का जल। देखिए, नदियों के जल से सिंचाई के दौरान क्या होता है कि काफ़ी अधिक जल की बर्बादी होती है। नदियों के जल आदि, ये सब क्या है? संचित कोष है। अभी हमारे पास ये जल संसाधन सेव है, यानी कि इसको संचित किया गया संसाधन है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि संसाधन के 4 प्रकार विकास के स्तर पर है: संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष से। तो अभी इस अध्याय के पार्ट 1 में, इस अध्याय के पार्ट 1 में हमने जाना संसाधन और उनके प्रकार के बारे में, और अगले भाग में हम जानेंगे संसाधन का विकास और संसाधन नियोजन, यानी कि संसाधन का विकास क्यों करना जरूरी है, संसाधन के विकास की आवश्यकता क्यों है, और संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, यानी कि संसाधन नियोजन होता क्या है और इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। आज अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो बात करेंगे इससे आगे। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।